हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। तो हमारे संसाधन में हम अध्याय 5 तक पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 6 मानव संसाधन को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानव तो संसाधन क्या है ये तो आप पहले ही जानते हैं। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्योंकि मानव संसाधन के बिना बाकी कोई भी संसाधन काम में नहीं आ सकता, इसलिए मानव जो संसाधन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन है उसका दोहन और उपयोग मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है। मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है जो अपने बुद्धि विवेक के द्वारा किसी भी संसाधन को अपने लिए उपयोगी बना सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही इस पृथ्वी का सबसे बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि इसके बिना कोई भी संसाधन उपयोगी ही नहीं है। वर्तमान समय में जनसंख्या को दायित्व से ज्यादा परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। तो जनसंख्या को परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जनसंख्या है मानव बल है, तो इसी के द्वारा सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। तो मानव संसाधन किस तरह से विकसित होता है, वो जब शिक्षा ग्रहण करता है, प्रशिक्षण लेता है किसी चीज का, और जो चिकित्सा की जो सेवा है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मनुष्य एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस देश का मानव संसाधन जितना विकसित होगा वह देश भी उतना ही ज्यादा विकसित होगा, क्योंकि संसाधन को विकसित करने वाले कौन है, देश को विकसित करने वाले भी मानव है। इसलिए कोई देश उतना विकसित कर सकता है जितना वहां के जो मानव संसाधन है वो विकास करे। तो इस प्रकार मानव संसाधन के विकास से किसी देश के विकास का सीधा संबंध है। जनसंख्या का वितरण, तो मानव जो संसाधन है इसका वितरण किस तरह से हुआ है इसको हम आगे देखते हैं। संसाधन भूगोल का जनक जिमरमैन के अनुसार मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। तो संसाधन भूगोल के जो जनक हैं जिमरमैन, उनके अनुसार क्या है, मानव सब जितने भी संसाधन है उसमें सर्वश्रेष्ठ संसाधन है मानव। अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन जनसंख्या का वितरण भी विश्व में एक समान नहीं है। तो पृथ्वी पर लोगों के बसाव के तरीकों को जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, कि किस तरह से जनसंख्या का वितरण है। तो मानव जो जनसंख्या है वो कहीं अधिक है, कहीं पर कम है। तो वहां की भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, जलवायु आदि के कारण भी ये घनत्व में अंतर पाया जाता है, इसके जनसंख्या के वितरण में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ देखिए विश्व जनसंख्या का वितरण। तो यहाँ जो गाढ़े रंग से दिखाया गया है वो घनी आबादी वाला देश है, ठीक है। तो ये जैसे भारत को दिखाया गया गाढ़े लाल रंग से, मतलब यहाँ जनसंख्या अधिक है। यहाँ उत्तर यहाँ यूरोप का कुछ भाग, एशिया का कुछ भाग यहाँ दिखाया गया है, जापान वगैरह दिखाया गया है, और इधर यूरोप का कुछ भाग दिखाया गया है। तो सबसे ज्यादा ये क्षेत्र और ये क्षेत्र घनी जनसंख्या वाला दिखाई दिया है, ठीक है। ये बिंदु 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 दिख रहा है ना, तो वो जनसंख्या का घनत्व को दिखाया है। एक बिंदु बराबर 1,00,000 लोग, ठीक है। इस तरह से जो डॉट डॉट दिखाया है उसी के अनुसार। तो ये जो डॉट है ये जहां पे लाल रंग से दिखाई जा रहा है, तो डॉट संख्या अधिक है, मतलब ज्यादा लोग वैसे जगहों में निवास करते हैं। तो विश्व जनसंख्या वितरण का ये मानचित्र है। विश्व की 90% जनसंख्या 3 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है। तो कुल जो जनसंख्या है उसका 90% जो जनसंख्या है वो 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो पहला कहाँ है, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में, और दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और तीसरा है पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से 3 भागों में जो 90% जनसंख्या है वितरित किया हुआ है।
और शेष 10% जनसंख्या बिखरे हुए क्षेत्रों में पाया जाता है और बाकी क्षेत्रों में बिखरा हुआ पाया जाता है 10% जनसंख्या। तो लगभग क्या हो गया, 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो जो पृथ्वी का उत्तरी भाग है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो जो 95% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 95 हो गया तो कितना परसेंट बचे, बाकी 5% यहाँ नीचे भाग में है। क्लियर है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में है। अब तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग का होना। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल भाग अधिक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का हिस्सा, महासागर का हिस्सा बहुत अधिक है। तो इस तरह देखिए अक्षांश के जो मध्य में है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है। 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर के बीच जो अक्षांश रेखा है उसके मध्य लगभग 60% जनसंख्या निवास करते हैं और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। ठीक है, तो लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं और बाकी अन्य देशों में रहते हैं। तो संपूर्ण विश्व के केवल 10 देशों में 60% लोग निवास करते हैं, सिर्फ 10 देशों में 60% लोग। तो सोचिए बाकी 40% लोग पूरे बाकी सारे देश में। तो कुछ जगहों का जो घनत्व है, जनघनत्व अधिक है। तो एशिया और यूरोप क्या है, घनी आबादी वाला महाद्वीप है, क्योंकि इसमें जो जनसंख्या का है उसका लगभग 75% लोग निवास करते हैं। ठीक है, कहाँ, एशिया और यूरोप दोनों मिलाकर लगभग 75% लोग। विश्व की घनी आबादी वाले 10 देशों को नीचे तालिका में दिखाया गया। तो देखते हैं कौन से 10 देश हैं। तो पहला क्या है, चीन है। जनसंख्या के ये 2014 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार ये दिखाया गया है। तो सबसे अधिक 135 करोड़ लोग चीन में निवास करते हैं और दूसरे स्थान में है भारत। भारत में 121 करोड़ लोग निवास करते हैं, किसके अनुसार, 2014 के अनुसार। तीसरे में है यूएसए, 31 करोड़ लोग। फोर्थ में है इंडोनेशिया, 25 करोड़ लोग। फिफ्थ में है ब्राजील, 20 करोड़ लोग। 6 में है पाकिस्तान, 19 करोड़ लोग। 7 में है नाइजीरिया, 17 करोड़ लोग। और 8 में है बांग्लादेश, 16 करोड़ लोग। 9 में है रूस, 14 करोड़ लोग। और 10 में है जापान, 12 करोड़ लोग। तो इस तरह से रैंकिंग है। ठीक है, तो ये 10 देश में ही लगभग क्या है कि संपूर्ण विश्व का 60% लोग इस 10 देश में ही निवास करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, चीन सबसे ऊपर है। ये इसको यहाँ ग्राफ में भी दिखाया गया है, इसी चीज को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो भारत क्या है, दूसरे नंबर पर है। भूपृष्ठ का 70% भाग कम या विरल बसा हुआ, मतलब बहुत कम लोग, लगभग जो पूरा भूपृष्ठ है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, इस पर लगभग 70% भाग क्या है, बहुत कम लोग निवास करते हैं, विरल जगह है। और जहां संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 5% से भी कम निवास करते हैं। ठीक है, 70% जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसमें 5% लोग ही या उससे भी कम लोग निवास करते हैं और बाकी जो भाग है उसमें बाकी 95% लोग निवास करते हैं। क्लियर है। अब है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो किस कारण से जनसंख्या का वितरण अलग अलग होता है, कहीं पे घनी आबादी तो कहीं पे कम आबादी। तो इसके भी कुछ कारण है, उसको हम आगे देखते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। तो भौगोलिक कारण क्या है, भौगोलिक कारण है कि इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है उसके आधार पर जनसंख्या का वितरण निर्भर करता है। तो जो भौगोलिक कारक है उसमें पहला है भू आकृति। तो क्या है, जहाँ पहाड़ होंगे, ऊंचे ऊंचे
पठार होंगे, वहां पर तो लोग कम रहेंगे क्योंकि वहां पे रहने में काफी कठिनाई होती है। और जो समतल मैदान होंगे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, वैसे जगहों में लोग ज्यादा रहेंगे। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या है, कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि की सुविधा है, इसलिए वैसे क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करेंगे। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमालय, हमारे देश का हिमालय क्षेत्र, उसमें भी लोग रहते हैं लेकिन कम लोग रहते हैं। अब भारत में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है वे सघन बसे हुए हैं, वहां ज्यादा जनसंख्या है। उसका क्या कारण है, क्योंकि वहां की मिट्टी समतल है, यातायात सुविधा है, कृषि सुविधा है, जल सुविधा है, मिट्टी उपजाऊ है, तो इस कारण से वहां अधिक लोग निवास करते हैं। जबकि जो हिमालय के क्षेत्र हैं वे विरल बसाव वाले हैं, मतलब बहुत कम लोग निवास करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर है भारत। तो भारत की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो गंगा के मैदानी भाग में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है काफी उपजाऊ है, कृषि कार्य अच्छे से हो पाता है और वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब जो भौगोलिक कारण है उसमें दूसरा है जलवायु। तो अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहां मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, सिर्फ बर्फ ही जमा रहता है, वैसे जगहों में भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां बहुत कठिनाई है जीवन यापन करना। या फिर जहाँ पे बहुत गर्मी है जैसे रेगिस्तान, तो वहां भी पेड़ पौधे नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो वैसे जगहों में भी लोग कम निवास करते हैं। तो शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। मतलब शीत उष्ण जगह में या फिर उष्ण आर्द्र जगह में, मतलब गर्म ठंडा जो मिक्स हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, वैसे जगह में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और वैसे जगहों में जो जनघनत्व है वो भी अधिक होता है। और यही कारण है कि गर्म एवं ठंडा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे सहारा हुआ, अंटार्कटिका हुआ, कनाडा हुआ, ये क्या है, विरल जनसंख्या, यहाँ कम जनसंख्या है। जबकि जो पश्चिम यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण यहाँ शीत उष्ण, मतलब थोड़ा ठंडा भी थोड़ा गर्म भी, तो ऐसे जलवायु में क्या है, सघन जलवायु जनसंख्या पाई जाती है, मतलब वहां जनघनत्व अधिक होता है, अधिक लोग वहां रहते हैं। अब भौगोलिक कारण का ग नंबर तीसरा कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो जल, उपजाऊ मृदा तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है। जहाँ पे जल उपलब्ध हो, उपजाऊ जमीन हो, खनिज संसाधन हो और सारी सुविधाएं हो, तो वैसे जगहों में क्या है, अधिक लोग निवास करेंगे। तो नदी घाटियों के क्षेत्र जहाँ पर जो अलवणीय जल उपलब्ध है, मतलब मीठा जल, पीने योग्य जल है, वहां की आबादी क्या है, घनी होगी। जहाँ पे पीने का पानी होगा, कृषि की व्यवस्था होगी, मिट्टी उपजाऊ होगा, वहां अधिक लोग निवास करेंगे क्योंकि वो जीवन के अनुकूल स्थिति होगी। तो गंगा, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर चीन में हुआंगहो, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाले क्षेत्र हैं। तो नदियों के किनारे जो बसाव होता है वो अच्छा होता है क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो नदियों के किनारे छोड़ दी जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, वे जगह मैदान में बदल जाते हैं और वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। तो विश्व के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जहां नदियों के कारण घनी आबादी पाई जाती है। तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है, अतः उपजाऊ मृदा वाले प्रदेशों में भी घनी जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वहां उपजाऊ मृदा के कारण क्या है, घनी आबादी पाई जाती है। वैसे क्षेत्र जहां खनिज संसाधन जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम, लौह अयस्क आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां की आबादी भी क्या है, बहुत अधिक है। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठारी इलाका है वहाँ बहुत खनिज संपदा से समृद्ध है, बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो वो क्या है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है क्योंकि वहां पे लोगों को उद्योग लगे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो वैसे जगहों में भी आबादी घनी होती है। तो मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो अरब देशों में क्या है, पेट्रोलियम उपलब्ध है। तो ये क्षेत्र क्या है, जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोग वहां रहते हैं क्योंकि वहां पर खनिज पेट्रोलियम उपलब्ध है, जिससे लोगों को क्या है, जीविका का एक साधन है, इनकम सोर्स है, जिसके कारण वहां क्या है,
जलवायु काफी गर्म है, रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी वैसे जगहों में भी लोग निवास करते हैं इस कारण से। अब देखते हैं मानवीय कारण। तो मानवीय कारण क्या है? तो इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं। तो पहला क्या है? सामाजिक कारक। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो जहाँ शिक्षा का सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आवास की व्यवस्था है, वैसे जगहों में भी क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे बेंगलुरु हो गए, पुणे हो गए, तो ये क्या है? समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए वहां भी जनसंख्या अधिक पाया जाता है। अब दूसरा है आर्थिक कारण। तो ऐसे प्रदेश जहां रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध है, वहां भी घनी जनसंख्या पाई जाएगी, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा और काम से पैसा, आय उपार्जन होगा, आय से वे अपने जीवन को चला सकते हैं। और कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी, जहां जैसे भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका आर्थिक क्रियाकलाप के कारण विकसित है, क्योंकि वहां पे उद्योग हैं। तो ऐसी जगह भी जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अब ग नंबर देखते हैं। ग नंबर है सांस्कृतिक कारण, मानवीय कारण में। तो धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान में भी लोग बसने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, हरिद्वार, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ऐसे क्या, ये क्या है? धार्मिक शहर है। तो यहाँ भी इनकम के काफी सोर्स हैं और लोगों का कभी कभी क्या, धार्मिक रुचि के कारण भी ऐसे जगहों में रहना पसंद करते हैं। अब देखते हैं झारखंड की जनसंख्या। तो झारखंड भू आकृतिक दृष्टि से क्या है? प्रतिकूल जनसंख्या वाला भूभाग है, लेकिन जनसंख्या यहाँ अधिक किस कारण से है? क्योंकि यहाँ खनिज जो पदार्थ है उसकी उपलब्धता है और खनन उद्योगों का विकास यहाँ पठारी क्षेत्रों में हुआ है। नहीं तो क्या है? झारखंड जंगलों से घिरा है, पठारों से घिरा है, प्रतिकूल परिस्थिति है जनसंख्या के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ उद्योगों के कारण, खनन आधारित जो उद्योग हैं उसकी स्थापना हुई है और कई औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ है झारखंड में, जैसे रांची हुआ, जमशेदपुर हुआ। तो इस कारण से क्या है? लगभग 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या यहाँ बसती हैं। चास, धनबाद अन्य बड़े नगर हैं रांची, जमशेदपुर के बाद। तो ये क्या है? औद्योगिक नगरों के कारण यहाँ घनी आबादी है। झारखंड का मानव संसाधन जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा दिया गया। तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है। पुरुष कितने हैं? 1,69,30,315 और महिला कितने हैं? 1,60,57,819। मतलब पुरुषों की संख्या 51.32% और महिलाओं की संख्या 48.67%। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.34% है और जनसंख्या का घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या है 947। साक्षरता दर है 66.4%, 66.4%। पुरुष साक्षरता दर है 76.48%, महिला साक्षरता दर है 55.4%। ठीक है, ये झारखंड का डाटा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं जनसंख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन एक क्या है? प्रक्रिया है। तो जनसंख्या के वितरण तथा संगठन में लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो इसके परिवर्तन के भी 3 कारण हैं। एक है जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु के कारण जनसंख्या घटती है और कभी कभी क्या है, लोग एक जगह से दूसरे जगह काम की खोज में चले जाते हैं, ये हो गया प्रवास। तो ये 3 कारणों से क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा पहला क्या है? सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। 2 तरह से दिखाया जा सकता है। तो इन दोनों के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त करेंगे आप। ठीक है,
तो जानने का कोशिश करेंगे कि सापेक्ष वृद्धि क्या है और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब देखिए, हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या के परिवर्तन के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं है। तो लगभग 500 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या मात्र 10 करोड़ थी, लेकिन 2000 वर्षों के पश्चात लगभग सन 1500 ईस्वी में 42 करोड़ पहुंच गई। तो जो मात्र 10 करोड़ थी वो 42 करोड़ हो गई 2000 वर्षों में। तो इस अवधि में जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी, क्योंकि इस समय जो जन्म दर एवं जो मृत्यु दर था दोनों अधिक था। मतलब जन्म दर अधिक होने से क्या हुआ, मृत्यु दर भी अधिक है, जिसके कारण बैलेंस हो गया। जो वृद्धि गति है वो कम दर से हुआ। अब स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। तो अगले 300 वर्षों अर्थात 1820 ईस्वी तक जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों के बाद 1970 में विश्व की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हो गई और यह 3 अरब हो गई। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरह से उसमें परिवर्तन हो रहा है। और यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। जनसंख्या विस्फोट मतलब क्या, जनसंख्या इतना बढ़ जाना कि उस जनसंख्या को की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थ ही कम हो जाए, रहने का स्थान कम हो जाए, जो बुनियादी आवश्यकता है वो भी कम हो जाए। तो इस स्थिति को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो इसके बाद मात्र 30 वर्षों की अवधि में जनसंख्या 6 अरब हो गई। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर थी। ठीक है, तो जन्म दर मृत्यु दर के कारण ही ये जनसंख्या में जो अंतर हो रहा है उसमें फर्क हो रहा है। तो चिकित्सा सुविधा का विस्तार, खाद्यान्न एवं खाद्यान्नों का बहुत ज्यादा उत्पादन होना तो इसका प्रमुख कारण है। तो चिकित्सा सुविधा बढ़ने के कारण लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है और खाद्यान्न की भरपूर उपलब्धता है, जिससे भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे भी जनसंख्या काफी बढ़ी है। और अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2025 ईस्वी में लगभग 8.5 अरब हो जाएगी। मतलब इतना वृद्धि होगा। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर तथा प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो 3 कारण है कि जन्म दर के कारण होता है ये जो जनसंख्या में परिवर्तन, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, इसमें परिवर्तन के कारण जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है। जब किसी देश विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होता है। यदि मृत्यु कम होगा और जन्म अधिक होगा तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। और जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होने की स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या स्थिर हो जाएगा। यदि जन्म मृत्यु समान हो जाएगा तो जनसंख्या स्थिर गति से बढ़ेगा, मतलब एक समान गति से बढ़ेगा। और जन्म दर जब मृत्यु दर से कम हो जाएगा तो जनसंख्या क्या होगा, घटने लगेगा। यदि मृत्यु दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाएगा, मतलब जन्म कम होगा और मृत्यु अधिक होगा, तो वैसे समय में क्या होगा, जनसंख्या घटने लगेगा। तो ये 3 परिस्थितियां हैं। ठीक है, जब जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। और जन्म दर मृत्यु दर दोनों समान रहेगा तो जनसंख्या एक गति से बढ़ेगा। और यदि मृत्यु दर से जन्म दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घटने लगेगा। ठीक है, समझ गए। और जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि होने लगे कि उपलब्ध संसाधन मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उससे कम पड़ने लगे। तो मौलिक अवस्था क्या है, जैसे मौलिक आवश्यकता हो गए घर, आवास, भोजन, कपड़े। तो इससे यदि अधिक दर से जनसंख्या बढ़ने लगे तो ऐसी स्थिति को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो जब मौलिक आवश्यकता की चीजें कम हो जाए और जनसंख्या अधिक हो जाए तो वो हो गया जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास मतलब यदि कोई मजदूरी की खोज में एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा तो उससे में भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा आप्रवास के कारण बढ़ती है। जब लोग उस जगह पर काम के लिए आते हैं प्रवासी के तौर पर तो उस जगह का जनसंख्या बढ़ता है, और जब वहां से दूसरे जगह चल जाते हैं तो उस जगह का जनसंख्या
घट जाता है। तो अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में आप्रवास की स्थिति पाई जाती है। तो जो विकसित देश है वहाँ क्या है, लोग काम करने आते हैं, और जो अविकसित विकासशील देश है वहाँ पे क्या है, लोग वहां से विकसित देशों में काम करने जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो उत्प्रवास और आप्रवास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं जैसे जन्म दर। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, तो ये क्या है, जन्म दर है। प्रति 1000 मतलब 1000 यदि बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें जो प्रतिवर्ष जो जीवित बच्चे जन्म रहे हैं उसकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। और प्रति 1000 जनसंख्या पर यदि 1000 जनसंख्या है तो उसमें मृतकों की जो संख्या है वो हो गया मृत्यु दर। प्रतिवर्ष की जो मृत्यु की संख्या है वो हो गया मृत्यु दर। और जन्म दर एवं मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर घटाव मृत्यु दर। क्लियर है। अब है जानने योग्य बातें। प्रवास। प्रवास क्या है, किसी स्थान में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो बहुत समय क्या है, किसी जगह में लोगों को काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो उस जगह को छोड़कर लोग दूसरे जगह में चले जाते हैं, गांव से बड़े शहरों में चल जाते हैं। तो ये स्थिति क्या है, प्रवास। उत्प्रवास क्या है, देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना। उत्प्रवास है कि एक देश छोड़कर दूसरे देशों में काम की खोज में जाना या फिर किसी काम से जाना, तो हो गया उत्प्रवास। और आप्रवास क्या है कि दूसरे देश से किसी एक देश में आना। जैसे उत्प्रवास क्या हुआ, यदि भारत से कोई अमेरिका चला जाता है तो क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। और यदि अमेरिका से कोई भारत आ जाता है तो वो हो गया आप्रवास। क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया इस चैप्टर को, ठीक है, यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे। इसके जो आगे है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर को समझना है तो दोनों वीडियो देख लेंगे। तो आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।